हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका दीपक सर और आज आपके सामने क्लास 10 का एक नया चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है सर्कल। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। देखो बच्चों, सर्कल की सबसे पहले आप डेफिनेशन जानिए। सर्कल होता क्या है? सर्कल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आप देख पा रहे हैं कि एक सिंपल सा जो गोल घेरा होता है उसे हम सर्कल करते हैं, लेकिन मैथमेटिकली इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, पहले आप ये समझिए। सर्कल is a path of all points which are equidistant from a fixed point। क्या मतलब है इसका? सर्कल इज अ पाथ ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। सर्कल उन सारे पॉइंट्स का एक कलेक्शन है, सारे पॉइंट्स का एक पाथ है जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड दूरी पर है। जैसे मान के चलिए ये पॉइंट है आपका फिक्स्ड, एक पॉइंट इसमें फिक्स होता है, ठीक है। ये पॉइंट फिक्स है, इस पॉइंट को आप ओ मान रहे हैं। अब एक दूसरा पॉइंट है जो कि ए पॉइंट है। अब ध्यान से समझना, दूसरा पॉइंट ए पॉइंट है और वो ओ से आर डिस्टेंस पे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे, ठीक है। दूसरा पॉइंट बी पॉइंट है, सपोज यहां पे है, और उसकी डिस्टेंस भी इस ओ से आर है। ऐसे सी पॉइंट होगा, उसकी डिस्टेंस भी सपोज करिए कि आर है। मतलब ओ तो फिक्स है, लेकिन ये जो पॉइंट्स है ये अलग अलग पॉइंट्स हैं, सारे के सारे ए बी सी डी ई एफ जी, जितने भी पॉइंट्स होंगे। लेकिन एक खासियत होगी कि उन सभी की पॉइंट्स की डिस्टेंस ओ से सेम डिस्टेंस होगी। मतलब आर है तो आर ही होगी सबकी। अगर आप उन सारे पॉइंट्स को मिला दो, ठीक है, अगर आप उन सारे पॉइंट्स को मिला दो, सपोज ये पॉइंट ए था और इसकी डिस्टेंस यहाँ से आर थी, ये दूसरा पॉइंट था, ये तीसरा पॉइंट था, चौथा पॉइंट था, ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, ठीक है। और ये जो एक पाथ बना, ये जो एक रास्ता बना, अगर आप इसको ट्रेस आउट करोगे तो आपको एक सर्कल मिलेगा। तो यही डेफिनेशन में मैंने लिखा है, सर्किल इज अ पाथ ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट ओ है और उससे सेम डिस्टेंस पे सारे पॉइंट्स हैं। उन पॉइंट्स को अगर आप ट्रेस आउट करोगे तो आपको सर्कल मिल जाएगा, ठीक है। और इस फिक्स्ड पॉइंट को, जो फिक्स्ड पॉइंट मैंने बोला है, इसको आप बोलते हो सेंटर ऑफ द सर्कल। अब मैं ये वाली चीज आपका इसमें दिखाता हूं। ये वाली चीज बच्चों मैं इस फिगर में दिखा रहा हूं आपको, ध्यान से देखना। ये मैंने आपको बोला था कि बीच में एक पॉइंट होता है, बीच में आपके पास एक पॉइंट होता है जो कि फिक्स्ड होता है। तो ये फिक्स्ड ओ पॉइंट है, ठीक, आपको नजर आ गया। और यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस होती है बच्चों, उसको आप आर बोलते हो, ठीक है। क्लियर? ये दिख नहीं रहा है, दूसरा लेता हूँ एक सेकेंड। कौन सा लूँ? ब्लैक लेते हैं, ये दिख जाएगा, ठीक है। ये आपका ओ पॉइंट है, ओ से ये पॉइंट, ये ए पॉइंट है, सब जो यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आर है। बात क्लियर है बच्चों? ओ से लेकर ए तक की डिस्टेंस आर है, और अगर आप ओ से किसी भी पॉइंट को सर्कल पे मिलाओगे तो उसकी डिस्टेंस भी आर ही होगी। और इसी डिस्टेंस को आप रेडियस बोलते हो। इसी डिस्टेंस को प्यारे बच्चों आप रेडियस बोलते हो। इसी डिस्टेंस को आप रेडियस बोलते हो। कौन सी डिस्टेंस? जो एक फिक्स्ड पॉइंट से और ये सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस है। सर्कमफेरेंस क्या होता है? सर्कल की जो चारों ओर की बाउंड्री होती है, इसको आप बोलते हो सर्कमफेरेंस, ठीक है। तो सेंटर से और सर्कमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस है उसको आप आर कहते हो, वो रेडियस होती है। और आपका ये जो पॉइंट होता है बीच में, इसको आप सेंटर ऑफ द सर्कल बोलते हो, सेंटर ऑफ सर्कल। इतनी बात समझ में आ गई? और ये बात आपको पहले से भी पता होगी अर्लियर क्लासेस से। अगर आप इस आर डिस्टेंस का डबल कर दो, मतलब आर फॉर रेडियस, अगर आप इसको डबल कर दो मतलब 2r कर दो, तो
तो ये आपका डायमीटर बन जाता है, ये आपका डायमीटर बन जाता है बच्चों। यानी कि ये जो ओ ए है इसको अगर मैं डबल कर दूं तो ये यहाँ तक मिल जाएगा, और ये सपोज ये बी पॉइंट है तो ये आपका जो ए बी हुआ ये आपका डायमीटर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, बात क्लियर आ रही है? ठीक है, ओके। इतना मैं आपको समझा पाया कि आपके पास सर्कल जो है वो होता क्या है, और सर्कल में जो सेंटर होता है वो क्या होता है, और रेडियस क्या होता है, और डायमीटर क्या होता है। ठीक है बच्चों, इतनी बात मैंने आपको बता दी। ओके, अब ये पेपर में तो आता नहीं है, पेपर में जो आपके पास आएगा इस बार वो क्या चीज़ आएगी आगे देखते हैं। टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, किसी सर्कल की टेंजेंट क्या होती है? तो बच्चों टेंजेंट जो होती है, जो सर्कल को सिर्फ एक जगह पर टच करती है, ऐसी लाइन जो सर्कल को एक जगह पर टच करे। जैसे आप देख पा रहे होंगे ये सर्कल है और सर्कल को ए ओ डी लाइन ने ओ पॉइंट पे टच किया हुआ है। ये बात समझ में आई बच्चों आपके? सपोज अगर मैं आपसे बोलूं ये सर्कल है, ठीक है, और ये और कोई पॉइंट पी पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट पी पॉइंट है, और यहाँ पर पी पॉइंट पे कोई लाइन इसको टच करते हुए इस तरीके से निकल जाती है बच्चों, तो आप बोलोगे अगर ये ए है ये बी है तो आप बोलोगे ए पी बी एक टेंजेंट है जिसने ओ पर ओ पॉइंट पे सर्कल के सरकमफेरेंस को टच किया है, तो आप बोलोगे कि ये आपका एक टेंजेंट है। टेंजेंट की डेफिनेशन ये है सिर्फ एक पॉइंट पे टच करना चाहिए। ओके, अगर ये बात आपके समझ में आ गई है तो फिर मैं आपको एक और बात समझाना चाहता हूं। अगर मैं आपको बोलूं किसी सर्कल में कितनी टेंजेंट्स आप खींच सकते हो, तो बच्चों 3 केसेस होते हैं। अगर मैं बोलूं आपको पहला केस कि आप इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल, अगर सर्कल के अंदर आप बोलो कि एक पॉइंट से होके जाने वाली लाइन, कोई पॉइंट है उससे होके जाने वाली लाइन है, ठीक है, और सर्कल को एक जगह पे टच करे, तो आप क्या टेंजेंट ड्रॉ कर पाओगे? सपोज आपने ये पॉइंट पी ले लिया इनसाइड, इस पॉइंट से होके जाए और सर्कल को एक जगह पे टच करे, तो आप बोलोगे कि सर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर पी से लाइन गई, इस पी पॉइंट से लाइन गई, तो ये जब लाइन आगे बढ़ेगी तो ये इसको 2 पॉइंट पे टच कर देगी, जबकि टेंजेंट कहता है कि सिर्फ एक पॉइंट पे टच होना चाहिए। बात समझ में आ गई? ठीक है ना, तो एक पॉइंट पे तो टच नहीं हो सकता है। तो इनसाइड द सर्कल अगर आप टेंजेंट खींचने चलोगे तो 0 टेंजेंट्स आपको मिलेगी, आपको मिलेगी 0 टेंजेंट्स। बात क्लियर है बच्चों? दूसरा पॉइंट होता है आपका कि अगर आपको बोला जाए कि आउटसाइड द टेंजेंट, सॉरी सर्कल, आउटसाइड द सर्कल, अगर सर्कल के बाहर से आपको टेंजेंट कोई खींचने को बोले, सर्कल के बाहर से, सपोज ये पॉइंट पी है, पहले केस में क्या था कि पॉइंट आपका अंदर था, दूसरे केस में क्या है कि पॉइंट आपका बाहर आ चुका है बच्चों। ठीक है, क्लियर है ना? तो अगर पॉइंट पी बाहर आ चुका है और इस पॉइंट पी से मैं बोलूँ आपको टेंजेंट खींचनी है, तो आप बोलोगे सर इससे इस पॉइंट से होके जाने वाली एक टेंजेंट इस तरीके से मैं खींच सकता हूँ। अब सर्कल को एक पॉइंट पे यहाँ पर टच करेगा समझो। ठीक है, दूसरा आप क्या बोल सकते हो, जैसे सपोज मैं इसको ढंग से बनाता है, 1 मिनट। ठीक है, पी पॉइंट से होके जाएगी और सर्कल को एक जगह पे कट करेगी। क्लियर? तो सपोज यहां पे कट कर दिया तो ये पी ए टेंजेंट हो गई, पी ए टेंजेंट हो गई। अब अगर कोई दूसरा बच्चा बोलेगा कि सर ऐसा भी हो सकता है कि एक टेंजेंट ये भी तो हो सकती है, पी पॉइंट से होके जाएगी और इस तरीके से यहां पे टच करके चलेगी, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे टच करेंगे तो हाँ बिल्कुल हो सकता है। या आप बोल सकते हो कि सर ये वाला पॉइंट पी बी हो जाएगा, इसको पी बी बोल लो आप। तो आउटसाइड अगर कोई पॉइंट है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, आउटसाइड में अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट से आपकी 2 टेंजेंट खींची जा सकती है, पी ए पी बी, नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हो अगर आउटसाइड द सर्कल कोई पॉइंट मौजूद है।
तो आउटसाइड द सर्किल अगर आपके पास पॉइंट हो तो टेंजेंट्स कितनी पॉसिबल है, 2 टेंजेंट्स पॉसिबल है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक एक चीज़ मैं बेहतरीन तरीके से आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोग आगे कन्फ्यूजन में ना पड़ो, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट वीडियो है इसलिए सब चीज़ें मैं बारीकी से बताता हुआ चलूँगा। तीसरा पॉइंट आपके पास है, तीसरा पॉइंट जो बच्चों आपके पास है वो आपके पास है, देखो इनसाइड आउटसाइड हो गया। अगर मैं बोलूं ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल का क्या मतलब है, थोड़ा ध्यान से समझिए आप, फिर मैं आपको समझाता हूं एक बात। जैसे मैं फिगर लेने की कोशिश करता हूं, ऑन द सर्कल किसे कहते हैं। ऑन द सर्कल का मतलब क्या है, देखो ऑन द सर्कल का क्या मतलब है कि अगर आप इस सर्कल के सरकमफेरेंस में किसी पॉइंट पे, मतलब ना अंदर हो ना बाहर हो, इसकी बाउंड्री पे कोई पॉइंट हो, जैसे सपोज ये पॉइंट आपका पी पॉइंट है इस बाउंड्री पे, अब इस पी पॉइंट से भी वो गुजरना चाहिए वो लाइन, और इस सर्कल को एक जगह पे भी टच करना चाहिए क्योंकि टेंजेंट सिर्फ एक जगह पे टच करेगी। तो पी पॉइंट से होके जाने वाली लाइन और इसको एक जगह पे टच करे, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन हो सकती है, ठीक है, वो सिर्फ एक ही लाइन हो सकती है अगर ऑन द सर्कल की बात हम करें। ऑन द सर्कल आप समझ गए होंगे कि ऑन द सर्कल मतलब सर्कल के ही ऊपर, तो सर्कल के ही ऊपर कोई पॉइंट है और उसी पॉइंट से होके जाना है और एक ही जगह पर टच करना है। तो कितने ऐसे केसेस हो सकते हैं, तो आप बोलोगे कि सर एक ही केस हो सकता है जो इस पी से भी जाए और इस सर्कल को एक ही जगह पर टच करे, ठीक है। तो ओनली वन टेंजेंट हो सकती है, हो सकती है नहीं होगी, पक्का एक ही टेंजेंट होगी। तो आपको मैंने समझा दिया, अगर कल की डेट में आपसे कोई पूछ ले कि अगर अंदर कोई पॉइंट है और उस पॉइंट से होके जाने वाली कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर पाओगे, तो जीरो। इस P से आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। P से अगर आप आगे बढ़ा दोगे लाइन तो ये लाइन दो जगह पे इंटरसेक्ट कर जाएगी, एक जगह पे नहीं दो जगह पे कर जाएगी, और जैसे ही दो जगह पे टच करेगी तो दो जगह पे जो लाइन टच करती है उसको आप बोलते हो सीकेंट, उस लाइन को आप बोलते हो सीकेंट। टेंजेंट मतलब एक जगह पे टच करना, सीकेंट मतलब दो जगह पे टच करना, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी आपकी कि आपके पास टेंजेंट क्या है। अभी तक मैं आपको क्या समझाया, अभी तक सिर्फ इतना समझाया कि सर्कल क्या चीज़ है। सर्कल एक फिक्स्ड पॉइंट से और बाकी सारे पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस का जो पाथ है वो होता है, ठीक है। जो सारे पॉइंट्स है ना जो इक्वी डिस्टेंस पे एक फिक्स पॉइंट से उनके रास्ते को अगर आप मिलाओगे तो आपको एक गोल सा घेरा सा सर्कल मिलेगा, ठीक है ना, जो उस पॉइंट से फिक्स दूरी पे होंगे, और उसी फिक्स दूरी को आप रेडियस बोलते हो और उस फिक्स्ड पॉइंट को आप सेंटर ऑफ द सर्कल बोलते हो। चलो आगे बढ़ता हूं, अब आ गई थ्योरम। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इस लाइन का एक एक मीनिंग आप बहुत बारीकी से समझना और मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ये मेरा वादा और दावा है आपसे बच्चों। देखो अभी देखो आप, मेरे कॉन्सेप्ट वीडियोज अगर आपने देख लिए उसके बाद अगर आपको कभी किसी कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो गई तो आप मुझसे बताइएगा, ठीक। इसलिए क्वेश्चंस करने पे मैं ज़्यादा रिलाई नहीं करता हूँ, मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ कि आपको थ्योरी आपके दिमाग में किस तरीके से घुसाई जाए, ठीक। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। सबसे पहले आप ये समझिए बच्चों कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एक वर्ड आया है इसमें, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट चीज़ क्या है। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से आप लोग क्या समझते हो, जैसे 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 कौन सा लूँ, चलो यही पॉइंट, ये आपकी टेंजेंट है, ये आपकी टेंजेंट है बच्चों, और इसको मैं नाम दे रहा हूँ ए बी, और यहाँ पे पॉइंट नाम दे रहा हूँ मैं एम, ठीक। तो सर्कल और टेंजेंट वाली लाइन जिस पॉइंट पे टच करता है, जिस पॉइंट पे टच करता है, ये इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये सर्कल को टेंजेंट जिस पॉइंट पे टच करता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एक बार फिर से, सर्कल को टेंजेंट
जिस पॉइंट पे टच करता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी कि अगर आपसे मैं बोलूँ यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, तो आपका सीधा जवाब होना चाहिए कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एम है सर, क्योंकि एम ही वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे ये लाइन इस सर्कल को टच कर रही है। ए पॉइंट बाहर है, बी पॉइंट बाहर है, और एम जो पॉइंट है वो सर्कल को ठीक वहीं पे टच कर रहा है जहां पे उसे टच करना चाहिए, जिस वजह से वो टेंजेंट कहलाता है। ठीक, बात समझ में आ गई। अब ये थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम कहती है कि अगर आप रेडियस को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टच कर दो, अगर आप रेडियस को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टच कर दो, ठीक है, अगर आप रेडियस को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टच कर दो तो हमेशा ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यहां पर जो टेंजेंट है उसके साथ ये रेडियस 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। कब? जब रेडियस को आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टच कराओगे। बात समझ में आ गई बच्चों आप लोग के? ठीक, अब ये क्यों होता है ऐसा? ये तो थ्योरम है, ये आपको डायरेक्टली याद रखनी है। ठीक है, ये आपको डायरेक्टली याद रखनी है कि ए बी अगर कोई टेंजेंट है और एम उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो अगर आप सर्कल के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करोगे जिसको आप रेडियस बोलते हो, रेडियस को आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिलाओगे तो इनके बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये आपको याद रखना है। लेकिन मैं आप हर चीज का क्यों आपको बताऊंगा, वाई ऐसा क्यों होता है कि 90 डिग्री ही बनता है। ठीक है, तो इसके लिए आप पहले एक चीज समझिए। जैसे मैं आपको बोलता हूं कि एक लाइन आपके पास है, एक लाइन आपके पास है, ये लाइन, और बच्चों एक पॉइंट आपके पास है, ये पी पॉइंट, एक लाइन है, नीचे जा रही है लाइन, और ऊपर एक पॉइंट पी है। और मैं आपसे ये बोलता हूं, मैं आपसे कुछ कहता हूं, मैं आपसे ये बोल देता हूं बच्चों कि आप इस पी पॉइंट से और इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए। अब आपको परपेंडिकुलर का मतलब आना चाहिए, इतनी मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि परपेंडिकुलर का मतलब होता है किसी एक पॉइंट से लाइन पर 90 डिग्री की लाइन बनाती हुई, ये आपका एल्टीट्यूड। मतलब किसी लाइन पे एक पॉइंट से जब आप लाइन ड्रॉ करते हो और वो लाइन जो है 90 डिग्री का एंगल बनाती है ऐसे। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, इन शॉर्ट ये समझो आप। तो मैंने ये बोला कि पी पॉइंट से आप इस लाइन पे, जो लाइन नीचे एल लाइन है, इस पे आप 90 डिग्री ड्रॉप कीजिए। तो आपने कर दिया ड्रॉप। ठीक, ये 90 डिग्री है। अब बच्चों होता क्या है, किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से आप किसी लाइन पे सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉप कर पाओगे। कहने का मतलब ये, अगर मैं बोलूं कि पी पॉइंट से आप दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, मैंने एक बच्चे को बोला कि पी पॉइंट से आप 90 डिग्री बनाइए इस पे, तो उसने ये 90 डिग्री बना दिया। अब मैंने उस बच्चे को भेज दिया और दूसरे बच्चे को बुलाया और मैंने कहा इसी पी पॉइंट से एक दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। तो अगर वो बच्चा परपेंडिकुलर ड्रॉप करने की कोशिश करेगा, अगर वो बच्चा परपेंडिकुलर ड्रॉप करने की कोशिश करता है, तो वो अगर ऐसे ड्रॉप करता है तो आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये आपका एंगल थोड़ा सा 90 डिग्री से बड़ा हो गया है ना। और करेगा तो फिर और दिखेगा बड़ा, ये इस तरीके से। ठीक है, इधर को करेंगे तो ये और दिखेगा, इधर को करेंगे तो ये और दिखेगा, इधर को करेंगे तो ये अलग से दिखेगा। तो यानी कि ये जो येलो वाली लाइन है, सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जा सकता है, एक पॉइंट से, और एक पॉइंट से एक लाइन पे एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जा सकता है। बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट बात समझने वाली ये है कि ये जो सारी लाइंस हैं, येलो लाइंस को छोड़ के ये ग्रीन और ये व्हाइट लाइंस जो है अलग से, ये सारी की सारी लाइंस इस येलो लाइन से बड़ी होती हैं। ये स्मॉलेस्ट लाइन है, ये जो पी एम अगर मैं इसको बोलूं तो पी एम इज द स्मॉलेस्ट लाइन। और जो स्मॉलेस्ट जो लाइन होती है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होती है, वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, वही 90 डिग्री बनाती है। बात क्लियर है इतनी? ठीक, अब इस सर्कल पे आप आ जाइए। इस सर्कल की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ओ एम एक लाइन है और इसके अलावा आपको दूसरी लाइन खींचिए, तो आप अगर दूसरी लाइन खींचने चलोगे बच्चों, तो ध्यान से समझना कि आप एक लाइन यूं खींच दोगे। ठीक, कोई दूसरा बच्चा यहां से पकड़ के इसको
थोड़ा सा यहाँ से, ये है ना सेंटर, यहाँ से, और ये भी है यहाँ से। आप देख पा रहे हो, आप एक चीज देख पा रहे हो जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि ये जो व्हाइट वाली लाइन है ये स्मॉलेस्ट लाइन नजर आ रही है। क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूं, ध्यान से समझना, अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां से लेकर और यहां तक की डिस्टेंस ये m है, और मैं सपोज इसको m1 बोल देता हूं, मैं इसको m1 बोल देता हूं, तो o से लेकर m1 की जो डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर होगी। और ये रेडियस में कुछ ऐड हो रखा है, ये वाली लाइन ऐड हो रखी है, ठीक है। मतलब इतना तो रेडियस होगा और इतनी ये रेडियस से ऊपर हो गया, फिर ये भी इतना रेडियस होगा और ये रेडियस से थोड़ा सा ज्यादा हो गया। केवल ओ एम लाइन जो ऐसी है वो रेडियस है, बस ओ से लेकर एम तक जो है वो रेडियस है, सेंटर से सर्कमफेरेंस को मिलाने वाली लाइन ये रेडियस है, और बाकी सारी लाइंस रेडियस से ज्यादा है, क्योंकि यहां से यहां तक तो रेडियस हो जाएगा और ये लाइन फालतू हो जाएगी। तो इसका मतलब सारी की सारी जो लाइंस है वो रेडियस में कुछ ना कुछ ऐड होके आ रही हैं, तो सिंपल सी बात है वो रेडियस से ज्यादा होंगी, और ये सारी लाइंस ओ एम से बड़ी होंगी क्योंकि रेडियस में कुछ प्लस करके आ रही हैं। तो आप इतनी बात समझ गए कि ओ एम जो लाइन है वो शॉर्टेस्ट लाइन है, बाकी सारी लाइंस इससे बड़ी है, तो ओ एम ही 90 डिग्री बनाएगी ए बी पर, और ए बी आपके टेंजेंट है और एम आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था। तो जब आपने ओ से एम को मिलाया तो ये 90 डिग्री ही होगी। तो इसीलिए थ्योरम कहता है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज द परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को रेडियस से मिला दो तो 90 डिग्री हमेशा बनेगा। तो मैंने इसको आपको बता चुका हूं कि ये 90 डिग्री क्यों बनाते हैं बच्चों, बात समझ में आ गई। अब इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, थ्योरम तो आपको याद होगा कि 90 डिग्री है, इसके एप्लीकेशंस क्या है, तो इसके एप्लीकेशंस जरा आप देखने की कोशिश करो। जैसे सपोज मैं आपसे बोलूंगा कि एक सर्कल मैंने आपको बनाया, यहां पे एक सर्कल, ओहो एक सर्कल मैंने आपको बना दिया यहां पे, ये आपके टेंजेंट बना दिया, ये आपका रेडियस बना दिया, और मैंने आपसे कहा कि कोई पॉइंट P है यहाँ पे, अरे यार कोई पॉइंट आपके पास P पॉइंट है, ये P पॉइंट है, इस P पॉइंट से यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करिए, PA टेंजेंट ड्रॉ करिए, ठीक है। और P से सेंटर की डिस्टेंस आपके पास 5 सेंटीमीटर है, और P से आपके पास A जो डिस्टेंस है वो आपके पास 3 सेंटीमीटर है। तो बताइए कि इसका रेडियस कितना होगा, तो बताइए कि इसका रेडियस कितना होगा, ये आपसे सवाल मैंने कर लिया बच्चों, ठीक है। तो आप कैसे इसको बता पाओगे, आप बोलोगे कि सर OAP एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल को आप ढंग से जानते हो, आपने ट्रिग्नोमेट्री में शायद पढ़ा होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है कि ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है, इसके नीचे बेस होता है, और ये वाला परपेंडिकुलर होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहां से आप हाइपोटेनस के जगह पे 5 का स्क्वायर पुट कर दोगे, बेस के जगह पे 3 का स्क्वायर पुट कर दोगे, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 9 इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये P का स्क्वायर हो जाएगा। तो 25 में से 16 गया 9, 9 P का स्क्वायर है, तो P की वैल्यू आपके पास 3 निकल के आ जाएगी, और P की वैल्यू 3 निकल के आई, मतलब ये रेडियस है, OA रेडियस है, तो रेडियस इसका 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये जो थ्योरम मैंने आपको अभी बताई, इसका एप्लीकेशन यही है कि आपको कभी रेडियस फाइंड करना पड़ सकता है, कभी टेंजेंट की लेंथ फाइंड करनी पड़ सकती है, और कभी आपको इस P पॉइंट से सेंटर तक की डिस्टेंस फाइंड करनी हो सकती है, ठीक है। तो जैसे अगर क्वेश्चन मेरे को मिलता है, ये वाला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, ये कह रहा है कि टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P of a radius 5 centimeter meets a line through the center O at point Q,
और ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर दे रखा है, तो लेंथ ऑफ पी क्यू आपसे पूछा है। इसकी लैंग्वेज समझने का ट्राई करना बच्चों, मैं आपको समझाता हूं। ए टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, ठीक है, पॉइंट पी है वो सर्कल पे है, तो पॉइंट पी में सर्कल पे बना देता हूं, ओके। और कह रहा है कि टेंजेंट पी क्यू है, तो इसका मतलब क्यू बाहर होगा, पी बाहर होगा, और ये पी से लेकर क्यू तक की डिस्टेंस होगी। बात समझ में आ गई? उसने बोला टेंजेंट पी क्यू है और पी सर्कल पर है, तो मैंने सर्कल पर पी बना दिया और क्यू बाहर बना दिया। अब वो कह रहा है कि इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ओके, और इसका सेंटर ओ है, आप देख पा रहे हो ना, लिखा हुआ है सेंटर ओ, ठीक। तो ये ओ सेंटर है और ये आपका ओपी हो गया, ये रेडियस, और ये 5 सेंटीमीटर गिवन है, ये आपको दे दिया गया। आगे वो कहता है आपसे, आगे वो क्या कहेगा कि मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट पॉइंट क्यू, ठीक है, और ओ क्यू बोल रहा है आपके पास ये 12 सेंटीमीटर है भाई, ये 12 सेंटीमीटर है, तो बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। तो कह रहा है पी क्यू की लेंथ आप लोगों को बतानी कि पी क्यू कितना होगा, ये पी क्यू कितना होगा ये आपको बताना है। तो अभी अभी मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम का हवाला दिया था, आपको पता है कि ओपी 90 डिग्री होगा, तो ये हाइपोटेनस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस 12 है तो 12 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 5 है तो 5 का स्क्वायर, बेस बी है तो बी का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 25 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, और 144 में से अगर आप 25 घटाओगे तो 119 आएगा, और बी स्क्वायर की वैल्यू 119 है, तो बी की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलोगे सर रूट 119 हो जाएगी, और रूट 119 कौन से ऑप्शन में आपके पास है, डी ऑप्शन में आपके पास है। तो बच्चों इस तरीके से सॉल्व करना होता है, थ्योरम तो आपके पास लिख दी जाती है, लेकिन उसके एप्लीकेशंस आपके पास अलग अलग से आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ो, ठीक, आगे बढ़ते हैं। If tangents P, QA and PB from a point P to a circle P center inclined to each other at angle, तो एंगल PO इज इक्वल टू, ठीक है। इस क्वेश्चन से पहले आप एक कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि थ्योरम कहती है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है भाई। कहने का मतलब ये है इसका कि एक आउटसाइड कोई पॉइंट है पी पॉइंट, आउटसाइड कोई पॉइंट है पी पॉइंट, मतलब एक सर्कल है उसके बाहर एक पॉइंट पी है, और मैंने स्टार्टिंग में ये बात बता दी। मैं उम्मीद ये रखता हूं बच्चों आपसे कि अगर मैंने स्टार्टिंग में कोई बात बता दी और उसका एप्लीकेशन में कुछ देर बाद वो बता रहा हूं आपको, तो उम्मीद आपसे ये होती है कि उसको आप उस पॉइंट को याद रखो। तो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था कि कोई आउटसाइड कोई पॉइंट पी है, तो आउटसाइड कोई पॉइंट पी है तो उससे कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, तो मैंने आपको बताया था 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो पी पॉइंट से ये 2 टेंजेंट ड्रॉ गई, पी ए और पी बी, ठीक है ना। इससे ज्यादा टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते हम आउटसाइड अगर कोई पॉइंट है। तो ये कह रहा है, ये थ्योरम कहती है कि पी ए और पी बी दोनों ही बराबर होंगी, पी ए और पी बी दोनों ही बराबर होंगी। अच्छा, पी ए और पी बी अगर दोनों ही बराबर हैं, तो मैंने आपको अभी बताया था कि मैं हर चीज का आपको रीजन बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, आखिरकार ऐसा क्यों है कि इसने कैसे कह दिया कि पी ए और पी बी बराबर होंगी। इस चीज का आप रीजन देखिए बच्चों। अगर इस चीज का मैं रीजन आपको बताने चलूं तो ये ओ सेंटर है, सेंटर ओ है। ओ से अगर मैं ए को मिला दूं और ओ से अगर मैं बी को भी मिला दूं, ठीक है, तो आप जानते हो कि ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। इतनी बात समझ में आई? ऐसा क्यों होगा? अभी अभी मैंने बताया था कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जब आप रेडियस को मिला देते हो, तो रेडियस जहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से मिलती है वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। उसका प्रूफ भी मैंने आपको दिखाया था। अब मैं इस बीच से इसको मिला देता हूं, यानी कि आपके पास 2 ट्राइंगल मिल गए आपको, एक मिल गया ओ ए पी और दूसरा मिल गया ओ बी पी, ठीक है। अगर आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दो, अब कॉन्ग्रुएंसी रूल आपको आने चाहिए, आपने क्लास 9 में सारा पढ़ लिया। कॉन्ग्रुएंट आप कर लो तो इन ट्राइंगल ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ बी और पी, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो आप कहोगे कि सर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, बोथ 90 डिग्री, 90 डिग्री ईच,
ओके, दूसरा आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो आप दूसरा, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। कहां से भैया, दोनों रेडियस है तो बराबर होंगी, ओ ए भी रेडियस है और ओ बी भी रेडियस है, और सेम सर्कल के, एक सर्कल की सारी रेडियस आपस में इक्वल लेंथ की होती है। ओके, दूसरा आप बोल सकते हो कि ओपी जो लेंथ है वो दोनों ही ट्राइंगल में है, तो ओपी कॉमन साइड हो गई। ठीक है, तो आप यहां से बोल सकते हो भाई कि साइड एंगल साइड, आप यहां पे बोल सकते हो कि साइड एंगल साइड से ये आपका क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये वाला आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, साइड एंगल साइड नहीं, मेरे ख्याल से आरएचएस लग गया इस पे, राइट एंगल आरएचएस। ठीक है, आरएचएस रूल लग गया, ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड और राइट एंगल और ये कोई एक साइड। तो आरएचएस रूल से आप बोलोगे कि ट्राइंगल ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी पी। अगर ऐसा है तो ये वाली साइड इसके बराबर, भाई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में कॉरस्पॉन्डिंग बराबर होती है, ओपी साइड खुद के बराबर, दोनों में कॉमन है। और तीसरी जो साइड छूट गई एपी और ये वाली जो साइड छूट गई बीपी, ये दोनों आपस में बराबर होंगे सीपी सीटी से। तो आप बोल सकते हो कि पी ए बराबर पी बी हो जाएगा, कहां से, बाय सी पी सी टी से। क्लियर है? तो सीपी सीटी से सारे के सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर हो जाएंगे, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। सपोज ये वाला एंगल कभी अगर बाई चांस 80 डिग्री का आ गया तो समझ जाना ऊपर 40 और नीचे 40 होगा, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, तो ये दोनों बराबर होंगे और ये वाले भी दोनों बराबर होंगे। जैसे ये 50 हो गया तो ऊपर 25 नीचे 25 होगा। आगे क्वेश्चन आने वाले हैं ऐसे। ठीक है, तो मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया इसका। अब वो सवाल जरा मैं देखूं क्या था। ये कह रहा है इफ टेंजेंट पी क्यू ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल। ठीक है, बनाते हैं पहले। इफ टेंजेंट पी क्यू, यहां पे ए नहीं होना चाहिए था, टेंजेंट पी क्यू। ठीक है, बना देता हूं मैं, पी यहां पे है और टेंजेंट पी क्यू। टेंजेंट पी क्यू एंड पी बी, पी क्यू एंड पी बी। तो पी क्यू एंड पी बी, अब बताने की जरूरत नहीं है कि ये दोनों टेंजेंट्स बराबर होंगी, पी क्यू और पी बी दोनों बराबर होंगे फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद, यहां पे विड्थ नहीं विद होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक बच्चों, विद सेंटर ओ, यहां पे ओ है, सेंटर ओ है। ओके, बना दिया ओ, ये रेडियस, ये भी रेडियस। ठीक, ओके, आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गई बात। यहाँ पे ये इंक्लाइंड टू ईच अदर एट 80 डिग्री, हाँ इस लाइन को ध्यान से समझो। ये कह रहे हैं दो टेंजेंट्स जो आपस में है वो आपस में झुकी हुई हैं, आपस में झुकी हुई हैं। कैसे झुकी हुई है? 80 डिग्री के एंगल पे, मतलब वो दोनों आपस में 80 डिग्री का कोण बना रही है। इंक्लाइन टू ईच अदर का मतलब होती है दोनों टेंजेंट्स के बीच में 80 डिग्री का एंगल है। तो बोल रहा है एंगल पी ओ ए बताओ। अब भैया पी ओ ए कहां से लाए? ये है पी ओ ए, पी ओ वेर इज ए, पी क्यू और पी बी, पी क्यू नहीं, फिर तो पी ए होना चाहिए था वहां पे। बच्चों ये पीपीटी वाले की मिस्टेक हो गई, थोड़ा 1 मिनट, इसको मैं कोई बात नहीं, मेरी मिस्टेक है, मैंने अभी देखा नहीं उसका। ठीक है, तो ये पी ओ ए है। तो ये बोल रहे देखो यहाँ पे थोड़ा सा सही करना, यहाँ पे थोड़ा सही करना, मैं अभी दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये जो गलत था, ये पी ए है, पी ए टेंजेंट और पी बी टेंजेंट आपस में बराबर है। ठीक है, पी ए और पी बी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि पी ओ ए बताओ, यानी ये एंगल आपको बताना है, ये एंगल आपको बताना है। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक,
तो आप बता दोगे, बहुत इजीली बता दोगे, मैंने आपको सिखाया अभी अभी। ये 80 था, ये पूरा 80 था, तो आप जानते हो कि ये जो एंगल होगा, ये ऊपर वाला ये 40 होगा और नीचे भी 40 होगा, और ये 90 है, ये आप जानते हो। तो किसी ट्राइंगल में अगर दो एंगल आपको पता है तो तीसरा निकल जाता है, आपको पता है तीनों का सम 180 होगा, तो आप 90 और 40 को ऐड कीजिए, 90 प्लस 40 ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 130, और इसको आप घटा दीजिए 180 में से, ठीक है। तो आप इसको अगर 180 में से घटा दोगे 130 को, तो आपके पास तीसरा एंगल मिल जाएगा, जो कि ये है POA, जो आपसे पूछा है एंगल POA। तो कितना हो रहा है, मेरे ख्याल से ये 50 हो जाएगा, 50 ऑप्शन में, हाँ है बिल्कुल। बात क्लियर हो गई। अभी मैंने आपको बताया था कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं ऊपर नीचे, अगर आपको ये पूरा एंगल P मिल गया तो आप ऊपर वाला 40 नीचे वाला 40 बोल सकते हो। फिर ये तो 90 पता ही था, किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, दो एंगल आपके पास है तो तीसरा निकालना कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और दो टेंजेंट्स आपस में बराबर होती है, इस चीज का एप्लीकेशन है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूं, फटाफट आप देखिए, ठीक है। आपको क्या प्रूव करना है कि एक आपके पास एक सर्कल है और उसके सर्कमफेरेंस को टच करता हुआ एक आपको क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। सर्कमस्क्राइब अ सर्कल का मतलब होता है सर्कल के सर्कमफेरेंस पे बाहर से बनाया गया स्क्वायर, स्क्वायर नहीं क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर जैसा लग रहा है वो बस, ठीक है। तो आपको प्रूफ करना है कि AB प्लस CD, वेयर इज AB, ये AB प्लस CD, इसके अपोजिट साइड CD विल बी इक्वल टू AD प्लस BC, ये आपको प्रूफ करना है, और मैं फटाफट प्रूफ करके आपको दिखा रहा हूं। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपको बोलूं कि AP इज इक्वल टू AS होगा, तो क्या आप लोग सहमत होंगे? जल्दी बताइए। आप बोलोगे यस सर हम सहमत होंगे, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम अ सेम पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम अ सेम पॉइंट, क्या मतलब हो गया इसका? टेंजेंट फ्रॉम अ सेम पॉइंट का मतलब ये हो गया कि एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट खींची गई है। ए एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे एक टेंजेंट AP है, दूसरी टेंजेंट AS है। बात समझ में आ गया? इसलिए दोनों टेंजेंट बराबर होती है। एक बाहरी पॉइंट से अगर आप एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट खींचते हो तो आपस में वो बराबर होती है। तो AP इज इक्वल टू AS आप लोग मान गए कि ये बराबर है, ठीक, ओके। इक्वेशन नंबर 1 इसको कह देते हैं। आगे से मैं रीजन नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट ये लिखूंगा। अगर मैं ये लिख चुका हूं, मैं दूसरी इक्वेशन बनाना चाहता हूं, तो मैं अगर आपसे बोलूं BP इज इक्वल टू BQ, तो सेम टू सेम रीजन होगा और आप इससे सहमत भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलता हूं कि DR इज इक्वल टू DS, तो इस बात से भी आप सहमत हो, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलेंगे। ये भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट खींची गई है, DR और DS, ये D पॉइंट से दो टेंजेंट खींची गई है, तो भाई साफ और सीधी बात ही आपस में बराबर होंगी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ CR इज इक्वल टू CQ, तो ये भी बात आप समझ चुके हो कि टेंजेंट फ्रॉम अ सेम पॉइंट्स आर ऑलवेज इक्वल इन लेंथ, ठीक है। तो ये आपका 1 2 3 4 इक्वेशन हो गई। अब अगर आप चारों इक्वेशंस को ऐड कर दो, ये पेपर में बहुत बार आया हुआ है, एडिंग ऑल इक्वेशंस, तो यू विल गेट व्हाट? AP प्लस BP प्लस DR प्लस CR इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस DS प्लस CQ। तो बच्चों थोड़ा सा अरेंजमेंट मैं करूंगा इसमें, आप लोगों को भी करना है, ये स्टेप्स आपको याद भी रखने। AP में अगर आप BP को ऐड करो, AP में BP को ऐड करो, यहां से यहां तक और यहां तक दोनों को ऐड करो, तो पूरा AB मिलेगा। साफ और सीधी बात दिख रही है। अब मैं आपसे पूछता हूँ DR में CR ऐड कर दिया जाए, DR और CR को ऐड कर, तो पूरा DC मिलेगा, ये आपका DC हो गया। यहां थोड़ा सा आप अरेंजमेंट कीजिए, AS में आप DS को ऐड कीजिए, देखो ना पीछे ऐसे इसके भी ऐसे, तो ऐड हो जाएंगे। AS का है, आप बोलोगे सर ये, DS का है ये, तो AS में DS ऐड करोगे, ये दोनों टुकड़े ऐड करोगे तो पूरा AD मिल जाएगा, तो आप इसको AD बोल दोगे। प्लस
बी क्यू में सी क्यू को ऐड करो, तो बी क्यू में जब आप सी क्यू को ऐड करोगे तो बी सी मिल जाएगा। और आप देख पा रहे हो कि आपको यही प्रूव करना था। ए बी प्लस सी डी, और सी डी बोलो चाहे डी सी बोलो एक ही बात होती है, ठीक है। ए बी बोलो चाहे डी सी बोलो बात एक ही होती है, इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। तो बच्चों प्रूव हो गया, बहुत इजी था। ये किसका एप्लीकेशन था? ये उस थ्योरम का एप्लीकेशन था जो कि कहती थी कि एक्सटर्नल पॉइंट्स जब आप दो टेंजेंट्स खींचते हो सर्कल पर तो वो दोनों टेंजेंट्स आपस में इक्वल लेंथ की होती है। तो सवाल तो कितने भी बन सकते हैं, थ्योरम आपको पता होनी चाहिए बस, ठीक है। हाँ, सवाल की प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, थ्योरम रटने से केवल काम नहीं होगा, सवाल की प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, ठीक है। अब भाई ये छोटा सा सवाल आ गया है, वैसे इसको मैं पहले ही बताना चाहिए था, कोई बात नहीं, आ गया तो कर लो। अगर मैं आपसे बोलूं कि 110 है और आपको निकालना है पी टी क्यू, ये वाला एंगल, ये एंगल फाइंड आउट करना है आपको, तो क्या बता पाओगे आप लोग? पीटी क्यू फाइंड करना है तो आप ये वाला बता पाओगे? तो हाँ बिल्कुल बता दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। आपको ये पता है कि चार साइड का कोई फिगर होगा, अगर कोई फोर साइडेड फिगर है, क्लोज फिगर है, तो उसके एंगल का सम कितना होता है, इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? तो आप सब जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है किसी क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम, क्योंकि किसी क्वाड्रिलेटरल को आप दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकते हो ना, और दो ट्रायंगल्स का मतलब 180 इसका 180 इसका, ट्रायंगल का तो 180 पता ही है आपको, तो 180 प्लस 180 360 हो गया। ऐसे भी समझ सकते हो, या फिर सीधा याद रख सकते हो आप कि क्वाड्रिलेटरल का अंदर के चारों जो एंगल्स होते हैं उनका सम 360 होता है। अब आपके पास कौन कौन से चार एंगल है? पी ओ क्यू टी, ये क्वाड्रिलेटरल देखो, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, तो क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स का चारों एंगल्स का सम 180 होगा। तो चारों एंगल में लिख रहा हूं P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T, T को ही हम PTQ बोलेंगे, और ये 360 के बराबर है। P एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। कैसे है 90? किसी रेडियस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच 90 डिग्री बनता है, तो ये 90 हो गया जी। प्लस O कितना है? O है 110, ठीक, प्लस Q कितना है आपके पास? Q अगेन 90 डिग्री, और T को मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए, आपकी सुविधा के लिए PT Q लिख रहा हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। 360 हो गया। अच्छा, 90 प्लस 90 180, 180 जुड़ जाएगा आपका 110 में, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो क्या बन जाएगा? 290, 290 इज इक्वल टू 360। और अगर आप अब PTQ भी है साथ में, आई एम सॉरी, एंगल PTQ भी चलता रहेगा, PTQ आपको निकालना है ना, तो PTQ प्लस 290, तो एंगल PTQ इक्वल टू व्हाट? 290 उधर जाके माइनस हो जाएगा 360 से, तो 360 से आप 290 को माइनस करोगे तो 70 डिग्री आंसर आ जाएगा, यानी 70 डिग्री। आपकी जो T की वैल्यू है वो 70 डिग्री है। बात समझ में आ गई? जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप क्वाड्रिलेटरल से आप इसको कर सकते हो सॉल्व। ये चार साइड वाला फिगर है, तो अगर ये एंगल दिया हुआ है तो ये एंगल निकालने को बोल सकता है, कभी ये एंगल दे देगा तो ये एंगल निकालने को बोल सकता है। हाँ, ये आपको ये पता होना चाहिए दोनों 90 होते हैं। अगर आपको यही नहीं पता, आप सोचोगे ये भी नहीं दे रखा है, ये भी नहीं दे रखा है, एक ही दे रखा है, कैसे निकालना है, तो ये अंडरस्टूड है। आपको वाली थ्योरम भी पता होनी चाहिए कि रेडियस और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है और रेडियस के बीच 90 डिग्री एंगल होता है, तो ये 90, ये 90, क्लियर है। हाँ, एक बात और, MCQs के लिए इसको डायरेक्ट याद रखिए कि ये वाला एंगल, O वाला एंगल और T वाला एंगल आपस में सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री मतलब इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। देखो 110 है और ये 70 है, दोनों को जोड़ के 180 आ रहा है। अगर कभी आपको सपोज यहाँ पे 100 डिग्री दे दे, अगर यहाँ पे आपको दे दे 100 डिग्री, 100 डिग्री, तो समझ जाना कि ये 80 डिग्री होगा ये वाला। क्लियर है बात? दोनों को जोड़ के 180 होना चाहिए बस, क्योंकि ये दोनों तो 90 है ही। क्लियर है? तो इन दोनों को जोड़ के भी 180 होना चाहिए, तभी तो 360 होगा। तो आपको MCQs में डायरेक्ट याद रखना है
और एमसीक्यूज में नहीं आए, 2 नंबर में आ गए तो ऐसे सॉल्व करके दिखाना है। तो ये 2 ही थ्योरम आपके पास क्लास 10th में है सर्कल में, ठीक है। सर्कल में 2 थ्योरम है बच्चों, इस 2 थ्योरम पे ही क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चन आते हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो था, बहुत अच्छे से मैं आपको समझा चुका हूँ, दोनों थ्योरम का प्रूव भी बता चुका हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में बहुत अच्छे ढंग से आ गया होगा। आगे प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस हम लोग लेकर के आएंगे, वहाँ पे तो आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा ही और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आप लोग बने रहिए, बस देखते रहिए मेरे वीडियोस, ठीक है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।